स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगी क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमारी कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो आप लोगों का थोड़ा सा पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो इसलिए मतलब वीडियो नहीं बन पाए थे। बट अब हमारी वीडियोस जो है जैसे पहले रेगुलर चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। इवन मैं कोशिश करूंगी कि पर डे 2 या 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊं, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी ये सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, जैसा कि पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आ गया है और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कट ऑफ वगैरह भी बता दिया है, पहले भी बता दिया था। तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो डालूंगी जिसमें हम जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और मींस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमको बिल्कुल टारगेट लेके चलना है कि मींस का सिलेबस बहुत अच्छे से करना है जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि उनके मार्क्स कम आए हैं, या फिर कुछ ये हैं जो कि नए हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है जो मैं कमेंट्स देखती हूँ कि जितने भी मतलब मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेशर्स ही हैं, है ना। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने अभी तक भी सीरियस नहीं लिया था अपनी पढ़ाई को, तो अब आप सीरियस लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अब ये टाइम निकल गया, अगर आपने कुछ दिन और निकाल दिए इस तरीके से, तो आगे जाके आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्योंकि अभी कोचिंग वगैरह तो बंद है, टेस्ट वगैरह भी नहीं चल रहे हैं, तो बहुत लोग मतलब लेजी टाइप से हो गए हैं। तो प्लीज अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट करवा दूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं की है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं डेली ही लगभग क्वेश्चंस डालती हूँ। अभी हाँ कुछ दिन से वो भी बंद था क्योंकि मैं बाहर थी जैसा मैंने बताया, बट हाँ अब एग्जाम तक हमारा एक भी दिन मिस नहीं होगा, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपको क्वेश्चंस ना मिले टेलीग्राम पे या आपको वीडियो ना मिले। ठीक है, देखिए लास्ट जो हम पढ़ रहे थे उस टाइम तो हम गुप्त काल पढ़ रहे थे हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में लगभग प्राचीन भारत का इतिहास हमारा कंप्लीट होने वाला है, जो कि यूनिट 1 में आ रहा है, पेपर 1 के पार्ट ए की यूनिट 1 में, है ना। और इसके साथ ही हमने पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी थी और ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गई थी, और जो फोर्थ था वह था एमपीजी के, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वह एमपीजी के का ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका मैं ये चाहती हूँ कि उनका प्रीलिम्स जल्दी कंप्लीट हो और उनको रिवीजन का टाइम मिले। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि मैम आपने एमपीजी के बीच में रोक दी थी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको भी स्टार्ट करूँ, और साथ में मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो पॉलिटी के वीडियोस हैं और हिस्ट्री के और जो ज्योग्राफी के हैं, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिले, तो अल्टरनेट करके हम ये करते चलेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या बोला जाए किसी बुक वगैरह से रिलेटेड, जैसे कि अभी लास्ट टाइम किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम दृष्टि के नोट्स सही है या नहीं, मतलब तो मैं रिप्लाई करना भूल गई, तो आई एम सॉरी। दृष्टि के नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो डालूंगी, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए अगर आप डीप पढ़ने की इच्छा रखते हैं और मतलब ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में आप पढ़ो, क्या है दृष्टि में क्या बहुत डिटेल में दिया है, मैं मतलब बहुत अच्छा दिया है, लेकिन डिटेल में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई 1 या 2 सब्जेक्ट नहीं है, बुकलेट्स भी बहुत सारी है, तो आप बिल्कुल नो डाउट दृष्टि को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं उनके। और मतलब जो कोई नए भी स्टूडेंट हैं, जैसे 1-2 को मैंने सजेस्ट किया, तो उन्होंने ये बताया कि मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम सेल्फ पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक भी उठाए जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो उनको उसे पढ़ने में भी मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, तो आप फिर आकार के नोट्स ले सकते हैं, आकार के भी बहुत अच्छे, मतलब इन 2 में से आप किसी के भी नोट्स लेते हैं तो वो सफिशियंट है, फिर आपको कोई और बुक वगैरह लेने की जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कहीं पर ऐसे हो सकता है कोई छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि मुझे ऐसे लगेंगे,
तो उनके बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी कि उनकी कौन सी बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपसे अलग से एक वीडियो डालूंगी जिसमें हम बात करेंगे या कोशिश करूंगी लाइव आने की, है ना। तो पर आज हम ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो उज्जैन संभाग हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट जो संभाग था वह क्या था, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में हमने इंदौर जिला पढ़ लिया था, खंडवा खरगोन जिला पढ़ लिया था, है ना। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वहां है बुरहानपुर। बुरहानपुर का नाम सुन के 3-4 चीजें बहुत अच्छे से याद आ जाती हैं हम लोगों को। क्या क्या चीजें याद आ जाती हैं, आप लोग भी थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो आपको अपने आप जो बातें याद आ रही है पहले आप वो अपने दिमाग में ले आइए वीडियो स्टॉप करके। उससे क्या फायदा होगा, आपको जो याद है वो आपका पक्का हो जाएगा। प्रीलिम्स में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है हमेशा, है ना। तो आप यही सोचिए टेस्ट है तो क्या क्या याद आ रहा है अपना एक उस पर आप लिख सकते हैं। तो एक जो आ जाता है कि दक्षिणतम जिला है ना। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, महाराष्ट्र से सीमा लगती है इसकी। मैप जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था। अभी भी आप कोशिश कीजिए जब भी मैं कोई जिला पढ़ाऊं आप अपना एक रफ मैप बना लीजिए, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता। अगर मैं यहाँ मैप बनाऊंगी तो मैं आपको एक दिन में एक जिला ही कवर कर पाऊंगी, तो वो हार्डली 5-10 मिनट में हमारा कवर हो जाएगा। तो आपको लगेगा मतलब क्या है ये तो इसलिए कम से कम मैं कोशिश करती हूँ एक वीडियो इतना हो कि इसमें हम 2 जिले तो कवर कर लें। आप अपना मैप बना लीजिए या आपके पास कोई बुक हो तो उसमें देखिए बुरहानपुर कहाँ स्थित है। बिल्कुल दक्षिण में ऐसे नीचे साइड है, और नीचे क्या है, ये महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र है, दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है असीरगढ़ को, जो कि कहाँ पे आता है, बुरहानपुर में। असीरगढ़ का नाम सुनते ही याद आ जाता है अकबर का विजय अभियान, है ना। अकबर का मतलब एक तरीके से ड्रीम था असीरगढ़ को जीतना, और जब असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की अकबर ने तो ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले का जो ताला था वो अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। सिमिलरली औरंगजेब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसने भी एक जगह जब सैन्य अभियान किया था विजयपुर गोलकुंडा, तो उसने भी वहां के किले के द्वार किससे खोले थे, सोने की चाबियों से खोले थे। थोड़ा सा कोरिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें याद आ गई। फिर नेपानगर आता है। नेपानगर में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का कारखाना है ना। पेपर जो होते हैं वहां बनते हैं न्यूज़पेपर प्रिंट वाले। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ताप विद्युत केंद्र भी है ना। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें आ रहा है तो आप देख लीजिए। जनसंख्या कितनी है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इन चीजों के बारे में मतलब जस्ट कंपैरेटिवली याद होना चाहिए, और एग्जैक्ट जनसंख्या याद नहीं होगी, बस ये याद होना चाहिए किसकी किससे ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या की बात कर ली जाए तो है 7,57,847। ठीक है, 7,57,847। क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 3,227 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। कितना है, 3,227 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता देखिए बुरहानपुर की तो वह है 64.4%। 64.4% जनसंख्या है बुरहानपुर की। लिंगानुपात की बात करें तो 951। ठीक है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 951। ठीक है, ये जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। जनरली ये सबको पता होता है कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिंगानुपात 951 है। ठीक है, इसके बाद स्थापना की बात कर ली जाए तो बुरहानपुर जो बना है वह खंडवा जिले से पृथक होकर बना है। ठीक है, पहले किसके अंतर्गत आता था, खंडवा के अंतर्गत आता था। कब बना, 15 अगस्त 2003 में। ठीक है, तो बुरहानपुर की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 2003 में, मतलब एक जिला बना अलग से। और किससे पृथक होकर बना, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी जिला है कि वह किससे पृथक होकर बना है,
ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। जनरली तो पता ही होता है, जो भी जिले से वहां प्रथम हुआ होगा उसके वहां पास में ही होगा। तो खंडवा और बुरहानपुर बगल बगल में ही, क्योंकि पहले एक ही तो थे। तो खंडवा से पृथक होकर 15 अगस्त 2003 में बुरहानपुर एक जिला बना। असीरगढ़, असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये जो मैंने बनाया, ये जो पॉइंट है बस यही है, ठीक है। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं असीरगढ़ को। दक्षिणतम जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? बुरहानपुर। ये याद रखना है, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, और कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ये चीजें आपकी गलत ना। अगर मतलब आपने इस बार का पेपर दिया हो, या जो नए हैं उनने देखा हो पेपर, तो इजी चीजें भी इतनी आई थी और गलत चीजें, मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो किसी को ही नहीं पता थी, ठीक है। जो किसी को नहीं पता है उसमें तो सब लोग एक तरीके से तुक्का ही लगाएंगे कि इसका ये या ये हो सकता है, लेकिन जो सबको पता है उसमें भी कई लोग गलत करके आते हैं, है ना। मतलब एक मेरे ही नोन है एक दो लोग, तो एक क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम से संबंधित था। मतलब क्वेश्चन ये था ग्वालियर में है, नहीं किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, अब चूंकि पता है कैप्टन रूप सिंह किसके खिलाड़ी है, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी है, तो उसने क्या लगा दिया हॉकी, जबकि वो पूछा क्या गया था, स्टेडियम के बारे में पूछा गया था कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। ये नहीं पूछा था कि कैप्टन रूप सिंह किस खेल से संबंधित है। अगर ये पूछा जाता कि कैप्टन रूप सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाता, हॉकी से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट का है ना, क्रिकेट का स्टेडियम है, ग्वालियर में है। और क्यों ये फेमस क्यों हो गया अभी कुछ सालों में, मतलब हम बहुत ज्यादा जानने लगे, क्यों, क्योंकि जब सचिन ने वहां पर कितने रन बनाए थे, 200 रन बनाए थे, है ना, तो इसलिए पता रहता है, ठीक है। तो मतलब ये कोशिश करनी चाहिए कम से कम जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो हमारी टिप्स पे रहते हैं, उन्हें हम गलत ना करें। इसलिए जरूरी क्या है, एक तो पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और दूसरी बात जहां जहां पर आपको ऐसे लगे कि ये पॉइंट्स मतलब ऐसे हैं जो कि आते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको हमको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो असीरगढ़ को क्या कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। फिर नेपानगर में क्या है, नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट का कारखाना है, और नेपानगर में ही क्या है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी है, ठीक है। तो ये दो चीजें कहाँ पे हो गई, नेपानगर में हो गई। फिर बुरहानपुर में एक और क्या चीज है, हथकरघा उद्योग, ये मतलब उद्योग की बात कर रहे हैं, इसलिए अलग लिख दिया है, बुरहानपुर हथकरघा उद्योग, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेपानगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र रहा है, लेकिन इसकी क्षमता याद रखनी है आपको। ये तो आपको याद है कि नेपानगर में है क्योंकि बहुत फेमस है, लेकिन क्षमता कितनी है, 70 मेगावाट, ठीक है, 70 मेगावाट क्षमता है, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जहां जहां पर भी मैं ये बनाती हूँ, ये मतलब टिप पे रखिए आप। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं विशेष कहती हूँ ये बात, क्योंकि जो पुराने रहते हैं वो इतनी बार रिवाइज कर चुके होते हैं या पुराने पेपर लगा चुके होते हैं, तो उनके लिए ये चीज ऐसी लगती है, ये तो क्या मामूली सी चीजें, ये तो याद है। तो जो न्यू है वो थोड़ा ध्यान दें कि ये चीजें टिप्स पर ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें ये नहीं होगा कि हम फ्रेशर हैं और ये तो एक दो बार दे चुके हैं। चेकिंग सबकी एक सी ही होनी है, पेपर सबके लिए सेम आना है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को बाकी लोगों की बराबरी पर खड़ा करो, कोशिश करो उनसे और आगे निकलने की, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज है बुरहानपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला कुछ भी हो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज है, एक तरीके से जो विविध वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आ गया है। फिर अहू खाना में मुमताज को पहले दफनाया गया। जैसा कि पता है कि मतलब जब जो शाहजहां था वहां युद्ध पे गया था वहां पर बुरहानपुर, तो उस टाइम वो लड़ाई लड़ने गया था और वो हर जगह अपनी बेगम को साथ में लेके जाता था, बहुत ज्यादा उन दोनों में प्यार रहा होगा ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम इस
मतलब मुमताज महल प्रेग्नेंट थी, तो शायद 14वीं डिलीवरी उनकी होनी थी, उसी टाइम इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो मुमताज को वहीं पर दफना दिया गया था स्टार्टिंग में। फिर जब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, तब उनको वहां से जो उनकी डेड बॉडी थी उसको लेके आके फिर कहाँ पे दफनाया गया, ताजमहल में दफनाया गया। ठीक है, एक तो ये भी पूछा जाता है कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु, तो कहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर। बुरहानपुर में भी कहाँ पर, अबू खाना। ठीक है, इसके बाद असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1607 में जीता था, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1607 में जीता था। ठीक है, याद रखना है ये आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अकबर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, अकबर के विजय अभियान पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि कैसे चंदेरी को जीता, क्या असीरगढ़ के किले को जीता, मतलब उसका ड्रीम था एक तरीके से। फिर खूनी भंडारा एक जगह है, मतलब खूनी भंडारा क्या है, जो मुगल कालीन एक तरीके से जल प्रदाय की व्यवस्था थी, उसे बोलते हैं खूनी भंडारा। तो बुरहानपुर की मुगल कालीन जल प्रदाय की व्यवस्था याद रखना है, कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। कौन से काल से संबंधित है, मुगल काल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद बुरहानपुर का नाम की बात कर दी जाए कि इसका नाम बुरहानपुर क्यों पड़ा, तो यह शेख बुरहानुद्दीन ने अपने नाम पर बुरहानपुर को बसाया था। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन मतलब बुरहानपुर, बुरहान यहाँ से आ गया, इन्होंने अपने नाम पर बुरहानपुर को बसाया था। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य ऐतिहासिक स्थल देख लिए जाए, असीरगढ़ का किला वगैरह तो है ही। ठीक है, इसके अलावा बीबी की मस्जिद, बादशाही किला, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक चीज मिस है कि ताप्ती नदी के किनारे है बुरहानपुर। ठीक है, लिखा नहीं है शायद मैंने, तो ये नदी याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है ना जब एक क्वेश्चन ये बनते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस बारे में हो गई, बुरहानपुर के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है बड़वानी। बड़वानी मतलब मैं जब भी बड़वानी नाम आता है तो मुझे चीज आ जाती है चावल। क्यों, चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। ठीक है, आपको भी शायद आई गई होगी। फिर दूसरी क्या आ जाती है, 52 गजा आ जाता है यार, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं पर्यटन स्थल वगैरह पढ़ते हैं या एक धार्मिक स्थल पढ़ते हैं, उसमें आ जाता है 52 गजा भी है बड़वानी में, तो ये दो चीजें आपको भी याद आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जनसंख्या के बारे में बात कर ली जाए, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, यहाँ की जनसंख्या है 13,85,881। ठीक है, 13,85,881। क्षेत्रफल देख लें तो है 5,422 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, साक्षरता 49.1%, कम है यहाँ से बहुत, यहाँ 64.43। ठीक है, लिंगानुपात 982, यहाँ पर 951, प्रति 1000 पुरुषों पर 982 महिलाएं हैं। फिर बना कभी 25 मई 1998, इससे पहले 25 मई 1998 को खरगोन से अलग करके इसको जिला बनाया गया था। बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, खरगोन। ठीक है, फिर बड़वानी के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये सिसोदिया वंश की राजधानी रहा। ठीक है, किस वंश की, सिसोदिया वंश की, ये याद रखना है आपको। फिर अगला वही जो मैंने आपको पहले बता दिया कि चावल अनुसंधान केंद्र, ये अनुसंधान केंद्र आपको याद रखने हैं। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगी कि आप एक अलग पेज लीजिए, उस पे मतलब एक कॉपी में ही एक पेज कर दीजिए उस पर अनुसंधान केंद्र, तो जितने भी मतलब यहाँ आते जा रहे हैं वो आप उस पर लिख दिया कीजिए, तो पर डे की आपको एक या दो लिखने पड़ेंगे, याद होते जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि एक ही दिन में आप पूरे लिख लीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए काम। कोशिश करूंगी मैं कि एक वीडियो इसका भी अलग से डाल दूं, लेकिन चूंकि क्या है मैं अकेली ही मतलब वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं पहले खुद अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पर डे आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगी, ये सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि जब आप एक चीज पे फोकस करते हो तो उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हो, है ना। क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि बस वीडियो बना दिया और हो गया, मतलब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वह आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी जब तक प्रीलिम्स हो तब तक ये वीडियो डालूंगी। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो और अच्छा है, आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो चावल अनुसंधान की पर्यटन स्थल की बात की जाए, 52 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। जैन तीर्थ स्थल है बड़वानी। ठीक है, 52 गजा जैन तीर्थ, ये 11 मंदिरों का समूह है। ये यहाँ पर ये जो 52 गजा जो जैन तीर्थ स्थल है पूरा क्या है, 11 मंदिरों का समूह है। फिर बीजासैन का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है। ठीक है, भवरगढ़ का प्रसिद्ध किला है। ये सारी चीजें कहां पर है, बड़वानी में। ठीक है, ये तो याद ही हो गए होंगे, ये बीजासैन मंदिर, भवरगढ़ का प्रसिद्ध किला। फिर एक चीज और, निमाड़ का पेरिस भी कहते हैं इसको, पेरिस, निमाड़ का पेरिस बोलते हैं इसको, मतलब पेरिस जो है पेरिस जैसा ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, अन्य नाम की बात कर दी जाए तो इसके जो अन्य नाम है वहां है बड़नगर, सिद्धनगर, ये याद रखना है आपको। इवन प्रीलिम्स में इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अन्य नाम क्या है, बड़नगर और सिद्धनगर। ठीक है, सेंधवा जो तहसील है वह महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, सेंधवा कहाँ है, महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और यहाँ से सबसे ज्यादा टोल टैक्स प्राप्त होता है, क्योंकि महाराष्ट्र से परिवहन बहुत ज्यादा मतलब व्यापार आदि के सिलसिले में, तो इसलिए सबसे ज्यादा टोल टैक्स जो प्राप्त होता है वह सेंधवा से ही प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की कपास मंडी भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा लाल मिर्ची उत्पादक जिला भी कौन सा है, बड़वानी ही है। तो चावल अनुसंधान केंद्र है, लाल मिर्ची उत्पादक जिला है, मध्य प्रदेश की कपास मंडी है। सेंधवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला बैरियर है। भाई जो सबसे ज्यादा जो टोल टैक्स की मैंने बात की वह कौन है, सेंधवा है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीजें। बुरहानपुर के बारे में, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है बुरहानपुर। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को खंडवा से पृथक होकर जिला बना था। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं और असीरगढ़ को अकबर ने जीता था। कब जीता था, 1607 में जीता था। नेपाल नगर में दो चीजें हैं, एक तो नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट का कारखाना और चांदनी ताप विद्युत ग्राहक। बुरहानपुर हथकरघा उद्योग है। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। अहू खाना में मुमताज को सबसे पहले दफनाया गया था। फिर खूनई भंडारा जो है मुगल कालीन जल प्रदाय की व्यवस्था है। फिर शेख बुरहानुद्दीन द्वारा अपने नाम पर ये बसाया गया था। अन्य ऐतिहासिक स्थलों की बात कर ली जाए तो बीबी की मस्जिद, बादशाही किला, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा, यह सब यहाँ पर है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं मुगल कालीन स्थल ये रहा होगा। ठीक है, बड़वानी को देखा जाए तो 25 मई 1998 को खरगोन से अलग होकर ये जिला बना था। सिसोदिया वंश की राजधानी रहा। चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, पर्यटन स्थल में 52 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। 52 गजा तीर्थ क्षेत्र। बीजासैन का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है। भवरगढ़ का प्रसिद्ध किला है। निमाड़ का पेरिस इसे कहा जाता है, किसको, बड़वानी को। अन्य नाम बड़नगर या सिद्धनगर। सेंधवा तहसील क्या है, महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और सबसे ज्यादा टोल टैक्स मध्य प्रदेश में यहीं से, इसी का जो बैरियर है वहीं से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश की कपास मंडी भी है। सर्वाधिक लाल मिर्ची उत्पादक जिला है। ओके, और वही जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अब हमारे वीडियोस रेगुलर आपको प्राप्त होते रहेंगे और अगर आपके कोई और डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।